कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें हमने वाइस प्रेसिडेंट के विषय में थोड़ा सा पढ़ा था। वाइस प्रेसिडेंट के विषय में एक टॉपिक छूटा हुआ है, उसे आप कंप्लीट करके रखिएगा। वो टॉपिक है आपका भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच में समानता एवं असमानता के बिंदु को उद्घाटित कीजिए। ये एक प्रश्न है और इसको एमपीपीएससी, यूपीएससी के पुराने पेपरों में और यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, उसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वह प्राइम मिनिस्टर को लेकर है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर किस प्रकार होता है। प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में उनके कार्यों को लेकर वर्तमान की परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हमें उस विषय में जानकारी प्राप्त हो, इसकी उत्सुकता भी रही है और प्राइम मिनिस्टर को लेकर हमेशा प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जैसे 2014 में के प्रारंभिक परीक्षा में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में होने वाले कार्यों को लेकर प्रश्न पूछा गया था और उसे आर्टिकल 78 के दर को ध्यान में रखकर पूछा। तो ऐसे प्रश्न कई बार प्राइम मिनिस्टर को लेकर आते हैं। आज हम पूरे प्राइम मिनिस्टर के विषय में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के विषय में जब हमें पढ़ना रहता है तो आपको हम पहली बात ये बता देते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री के संबंध में ये कहा जाता है कि ये सरकार का प्रमुख होता है। अब ये याद रखिए, सरकार का प्रमुख होता है, इस शब्द को याद रखिए। एक शब्द को प्रयोग किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए, डी एक शब्द है जिसे कहा जाता है कि भारत का प्रधानमंत्री और भारत का राष्ट्रपति दोनों में अंतर है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, उसके लिए डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर भारत का जो राष्ट्रपति रहता है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति वह देश का प्रमुख है। अब इसको लेकर प्रश्न एक बार ऐसा पूछा है कि मतलब उसको लैंग्वेज देकर पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति में समानता एवं असमानता के बिंदु को उद्घाटित कीजिए। एकदम सिंपल प्रश्न। उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों की शक्तियां कैसी है, दोनों कहां पर बैठते हैं और मिलान करने के लिए बोला गया। तो याद रखिएगा, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और पूरी जो शक्ति रहती है वो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के अंतर्गत होती है। अगर आप इस बात से अगर वाकिफ हो गए हो तो आगे हम बातों को लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे बैठता है, नियुक्ति कैसे होती है। याद रखिए, नियुक्ति, अपॉइंट कैसे किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री को अगर पढ़ना है आपको तो 3 आर्टिकलों को थोड़ा सा देख कर रखिएगा। एक आर्टिकल है 74, एक आर्टिकल है 75, एक आर्टिकल है 78। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा 788। ये अगर आर्टिकलों को आपने एक बार पढ़ लिया, समझ लिया, तो वैसे प्रश्नों को आप सॉल्व करने में आपको आसानी होगी जो वनडे एग्जाम की प्रकृति के रहते हैं, जहां पर आपको सीधे सीधे पूछा जाता है कि बताइए भारत और के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संवाद को लेकर कौन सा आर्टिकल है। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में कौन सा आर्टिकल है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सीधी प्रकृति के रहते हैं और वहां पर आपसे सीधे नॉलेज के बारे में पूछा जाता है, तो वहां पर आप आर्टिकल
74, 75, 78 और 88 को पढ़ लीजिए। तो हम बता रहे हैं कि आर्टिकल 75 जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में है, जिसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी बहुमत प्राप्त जो दल है, जो भी ग्रुप है, उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। मतलब भारत की अगर हम संसद की बात करें तो संसद में 2 सदन है, एक आपका लोकसभा है और दूसरा आपका राज्यसभा है। इस लोकसभा में जितने सदस्य हैं, मान के चलिए अभी सदस्य है 545, इसमें से अगर किसी एक दल को 272 से ज्यादा सीटें मिल जाती है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उस दल के नेता को क्या करेगा, किसे नियुक्त करेगा, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ये सीधे सीधे कहा। उसके अलावा ये कहा गया है कि यदि किसी दल को 272 सीटें नहीं मिलती है, अर्थात जो बहुमत है वो त्रिशंकु हो जाता है, मतलब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है यह अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है और एक समय सीमा के भीतर अपने बहुमत को साबित करने के लिए दिशा निर्देश भी दे सकता है। ये बात याद रखेंगे। ये हो गया हमारे नियुक्ति का पैटर्न। ठीक है, ऐसा हमारे यहाँ पर जब ये वाली त्रिशंकु वाली जो बात आई थी वो आई थी 1977 में, और इस समय में मोरारजी देसाई साहब को नियुक्त किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके बाद में आए थे चौधरी चरण सिंह, जिनको भी मोरारजी देसाई के बाद में नीलम संजीवन रेड्डी उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा नियुक्त किया गया था। और बाद में एक समय सीमा के बाद में उन्हें कहा गया था कि आप बहुमत को सिद्ध कर लीजिए। ये होगी उनकी नियुक्ति के बारे में। अब इसमें थोड़े छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं कि अभी तक के, फिर बाद में एक प्रश्न बनते हैं कि सर लोकसभा में बहुमत को सिद्ध करना है, तो लोकसभा में बहुमत को सिद्ध करना है तो क्या भारत का प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, भारत का प्रधानमंत्री कभी भी लोकसभा से ही केवल आए ऐसा जरूरी नहीं, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर किसी भी सदन का सदस्य होने का तात्पर्य यह है कि वह जरूरी नहीं है कि जिस समय में वो प्रधानमंत्री बने उस समय में वो किसी सदन का सदस्य हो। वो 6 महीने के भीतर, मतलब जब उसने ओथ ली, शपथ ली, उस शपथ के 6 महीने के भीतर उसे किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। ये 1997 का मामला था, जब एच.डी. देवगौड़ा के बाद में गुजराल साहब पद पर बैठने वाले थे, और उस समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि भैया अगर कोई प्रधानमंत्री पद के लिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, अर्थात ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा, तो उसे 6 माह के भीतर अपने पद को बनाए रखने के लिए किसी भी सदन की सदस्यता लेना पड़ेगा। ये बात अगर क्लियर हो गई, तो यहाँ तक कि अगर आपको क्लियर हो गई तो ये जो शपथ होती है वो शपथ भी नॉर्मल से रहती है। शपथ सामान्य शपथ भी रहती है और गुप्तता की शपथ भी रहती है, और उसके बाद में हमें प्रधानमंत्री के कार्यों को देखना पड़ता है। तो यहाँ तक कि अगर आपको क्लियर हो चुका हो तो हम प्रधानमंत्री के कार्यों को देखते चलते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यों को देखेंगे तो बातें आपको और सिंपल रूप में समझ में आती चलेंगी कि भारत का प्रधानमंत्री किस प्रकार के कार्यों को करता है। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं प्रधानमंत्री को लेकर, तो उसे जरूर समझिएगा। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी पूछे जाता है, थोड़ा सा छुप के पूछा जाता है। एक प्रश्न हम आपके सामने पूछा हुआ है कि अभी तक के हाल फिलहाल तक के कितने ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो राज्यसभा से चुने गए, और उसमें इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा है। एच.डी. देवगौड़ा के बाद में आप अगर देखेंगे तो मनमोहन सिंह साहब भी है, और एक गुजराल साहब भी, आई थिंक वह भी राज्यसभा से ही सदस्य थे और फिर वो प्रधानमंत्री बने।
तो कभी प्रश्न आए तो इसे को भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक प्रश्न पहले भी पूछा गया था कि अभी तक के बने प्रधानमंत्रियों में कितने ऐसे प्रधानमंत्री है जो पूर्व में किसी राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो वो भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके रखिएगा। जैसे वर्तमान में मोदी जी हो गया, उन्हें याद रखिएगा। मोरारजी देसाई, उन्हें याद रखिएगा। तो ये इसके वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव था, इन्हें याद रखिएगा। ये किसी न किसी राज्य में पूर्व में क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। ऐसे प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। थोड़ा सा नॉलेज अंदर का मांगता है, तो उसे थोड़ा सा याद रखिएगा। और सतही प्रश्न पूछने की संभावना वर्तमान के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, इतना कंपटीशन को देखते हुए हमें लगता नहीं है, तो उसे थोड़ा सा याद रखिएगा। अब प्रधानमंत्री की जो शपथ होगी उसके बाद में जब वो कार्य करता है, तो हम प्रधानमंत्री के कार्यों को जब हम देखते हैं, तो प्रधानमंत्री के कार्यों को हम बेसिक रूप में 3 रूप से बांट सकते हैं। एक, मंत्री परिषद के साथ में, मंत्री परिषद के साथ किस प्रकार का वर्क करता है प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में राष्ट्रपति के साथ, प्रेसिडेंट के साथ में वो कैसे वर्क करता है, सेकेंड। उसके बाद में उसके जो अन्य कार्य रहते हैं, अन्य कार्य वो कैसे करते हैं। ठीक है, हमने आपको आर्टिकल बता चुके हैं। वो 3 आर्टिकलों को याद रखिएगा मुख्य रूप से, आर्टिकल 74, 75, 78। इन आर्टिकलों को याद रखिएगा जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। मंत्री परिषद, अब याद रखिएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा। अन्य जो मंत्री रहते हैं की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, परंतु किसके कहने पर, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, परंतु प्राइम मिनिस्टर के कहने पर। मतलब अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, पर किसकी सलाह से करेगा, प्राइम मिनिस्टर के। दूसरा जो होता है उसका कार्य, वो कार्य होता है इन मंत्रियों को विभाग का बंटवारा करना। जो भी विभाग है उनको बांटना कि आपको कौन सा विभाग, आपको कौन सा विभाग। ये पूरा स्पेशल जो राइट्स है ये प्राइम मिनिस्टर के पास में है। इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिए। कभी अगर मौका मिलेगा तो इसके ऊपर कभी चर्चा भी करेंगे कि विभागों के बंटवारे में किस प्रकार से त्रिशंकु सरकार में राजनीतिक गलियारे में किस प्रकार से हलचल पैदा होते रहती है और इसका प्रभाव देश की नीतियों पर कैसे पड़ता है। कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। पर आगे हम टॉपिक पर आते हैं। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, विभागों का बंटवारा और विभागों के बंटवारे के साथ में उसके द्वारा जितने भी विभाग हैं उन विभागों के बीच, मतलब जितने भी मंत्रालय हैं उन मंत्रालयों का निरीक्षण करना, उनका कार्य किस प्रकार से चल रहा है, अलग अलग मंत्रालयों के बीच में समन्वय करना, ये काम वो करता है। इसके अलावा कभी अगर मंत्री के द्वारा कोई कार्य किया जाता है और वो कार्य सरकार की प्रकृति के विपरीत होता है, तो उस कंडीशन में वह उस मंत्री से क्या मांग सकता है, त्याग पत्र भी मांग सकता है। अगर वो मंत्री त्याग पत्र नहीं देता है तो जो प्राइम मिनिस्टर है वह प्रेसिडेंट के पास में, मतलब राष्ट्रपति से कह सकता है कि वह उस मंत्री को क्या करे, बर्खास्त कर दे। तो ये सब काम एक मंत्री परिषद के संदर्भ में होते हैं। किसके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री इन सभी प्रकार के कार्यों को करते रहता है। इन सभी कार्यों को करने के साथ में आपको हम एक और बात थोड़ी सी बता दें। यहाँ पर एक शब्द लिखा है कि मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है। तो क्या मंत्री के त्यागपत्र से पूरा मंत्रिमंडल समाप्त हो जाता है? तो बेटा ऐसा नहीं है। एक मंत्री के मृत्यु से या त्यागपत्र से पूरा मंत्रिमंडल, पूरा कैबिनेट समाप्त नहीं होता। केवल और केवल वहां पर हमें रिक्तता, जो एक खालीपन दिखाई दे। पर अगर मान के चलो प्राइम मिनिस्टर ही त्यागपत्र दे या उनकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में पूरे मंत्री परिषद को क्या देना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। याद रखिएगा, मान के चलिए एक कोई मंत्री था और बी कोई प्राइम मिनिस्टर था।
ए ने त्याग पत्र दिया तो बी ने उसकी जगह पर क्या किया, सी को मंत्री बना दिया, मतलब पद वहां से वो हुआ, उसकी जगह पर सी ला दिया। पर बी ही मान के चलिए हट गया जो प्राइम मिनिस्टर है, तो उस कंडीशन में निर्देश देने वाला व्यक्ति ही चले गया, तो मतलब कोई निर्देश मानेगा क्या, नहीं मानेगा। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही मान लिया जाता है समाप्त, और उसकी जगह पर नया मंत्रिमंडल को लाना पड़ता है। जैसे इंदिरा गांधी की जब डेथ हुई थी, तो उसके बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में मंत्रिमंडल ने ही काम करना बंद कर दिया, और फिर उस समय के जो ज्ञानी जैल सिंह, उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा एक नवीन प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया गया, जिनका नाम था, आप सभी जानते हो, जिनको भारत में आधुनिक युग का निर्माता कहा गया, श्री राजीव गांधी जी, उन्हें बनाया गया। तो इस बात से थोड़ा सा वाकिफ रहिएगा। इसके अलावा प्रेसिडेंट के साथ में भी संवाद होते रहता है, और संवाद होने के लिए आर्टिकल दिया हुआ है 78। आर्टिकल 78 है वो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बीच में संवाद को लेकर है। इसमें 3 बातें हैं, इसमें 3 बातें कहेगी, इसको लेकर ही प्रश्न पूछा था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जितने भी कार्य मंत्रिपरिषद ने किए हैं या करने का सोचा है, उस विषय में जानकारी किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। मतलब जितने भी कार्य किए हैं, किए जाने की संभावना है या दस्तावेज तैयार हो चुके हैं, उसके विषय में जानकारी किसे देगा, राष्ट्रपति को देगा। एरो ध्यान में रखिएगा। फिर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कभी मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में सूची या जानकारी को प्रधानमंत्री से मांग सकता है। मतलब पहले में राष्ट्रपति को दे रहा है प्रधानमंत्री, दूसरे में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मांग रहा है। तीसरा क्या है, एक मंत्री, राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बना लो। एक मंत्री राष्ट्रपति के पास में किसी योजना के लागू करने के विषय में बात करता है, तो उस संबंध में राष्ट्रपति उस योजना को लागू करने से पूर्व प्राइम मिनिस्टर को यह कहता है कि भैया आप एक मंत्री के द्वारा की गई संस्तुति, एक मंत्री के द्वारा किया गया विचार को प्राइम मिनिस्टर मंत्री परिषद के सामने रखे, और मंत्री परिषद का विचार हो जाने के बाद में आप उसे विधानमंडल के सामने, संसद के सामने रखे, और फिर विधिवत रूप में उसे पारित करते हुए मेरे पास में लाए। तो ऐसे विषयों को भी जो मंत्री की संस्तुति हो चुकी है, उसे प्राइम मिनिस्टर को भेजकर मंत्रिपरिषद से पास कराने के लिए कहता है कौन, राष्ट्रपति। ये सब काम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संवाद के रूप में लगातार होते रहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे पद हैं, जैसे आप सभी लोग जानते हो, एक है 76 आर्टिकल महान्यायवादी, उसकी नियुक्ति के बारे में। एक आर्टिकल है 148 कैग के बारे में। एक आर्टिकल है बेटा 124 न्यायाधीश के बारे में। एक आर्टिकल न्यायाधीश के बारे में याद है, कोलेजियम है, इसको थोड़ा सा कहिए, कोलेजियम। एक आर्टिकल है आपका 280, आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में। एक आर्टिकल है आपका 324 आर्टिकल, जो आर्टिकल है आपका किसके बारे में, यह है चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त के बारे में। इन सब की नियुक्ति के विषय में प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति जो अनुशंसा करती है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो ये आर्टिकल को भी याद रखिए, महान्यायवादी के बारे में 76, 148 कैग के बारे में, 280 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के बारे में, 324 ये किसके बारे में है, निर्वाचन आयोग के बारे में। ये याद रखिएगा। ऐसे कई अनुशंसा करता है। आप अगर देखोगे 338 का क, 338 का ख, इन्हें भी लें तो इसमें एक है एसटी, एक है एससी और एक है ओबीसी। ये 3 आयोग हैं। एससी के लिए आप अगर देखेंगे तो 338, एसटी के लिए 338 का क या ए, ओबीसी के लिए है 338 का ख।
इनके जो अध्यक्ष रहते हैं उनकी नियुक्ति के विषय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति कार्य करती है, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुशंसा कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली समिति कर रही है, ये भी याद रखिएगा। तो ये सब के विषय में भी राष्ट्रपति के साथ में प्रधानमंत्री समय समय पर संवाद करते रहता है, संवाद स्थापित करते रहता है, जो प्रधानमंत्री के साथ में हमेशा कार्य चलते रहते हैं। अगर आपको यहाँ तक की अगर बातें अगर आपको समझ में आ चुकी है, तो इसके अलावा वो अन्य कार्यों को भी करता है, अन्य कार्यों को निष्पादित भी करते रहता है। वो कार्य को अगर हम देखें तो जो नीतियां रहती, सरकार की नीति, उसको मूर्त रूप देने का काम प्रधानमंत्री का होता है। जैसे अभी राष्ट्र के द्वारा केंद्रीय सरकार ने ये कहा कि सभी जो 0 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लग रही है, पर 18 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही है, तो पूर्व में 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीन राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही थी, और 18 से 45 के बीच के लोगों को वैक्सीन राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही थी। परंतु सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि भैया अब 0 से लेकर 18 के लोगों को वर्तमान में छोड़ते हुए 18 से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन केंद्र सरकार देंगी। इसकी घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री ने की। मतलब जो योजना बनाई उसको पूरा मूर्त रूप देकर जनता के सामने प्रत्यक्षतः स्थापित करने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। दूसरा, सरकार का नेतृत्व करता, देश का नेतृत्व करता और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि को स्थापित करने का कार्य और विभिन्न देशों के साथ संबंधों को स्थापित करने का कार्य और उन संबंधों को आगे ले जाने का कार्य, नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य, ये भी कौन करता है? हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर करता है। ये सब कार्य प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर एक बड़ी बॉडी है जिसके द्वारा सभी प्रकार के कार्य को किया जाता है। इसी वजह से एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुनरो, इनके द्वारा कहा गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि यह राज्य में नौका के कप्तान के समान है। तो एक और व्यक्ति थे जिनके द्वारा कहा गया था कि लॉर्ड मॉर्ले एक करके व्यक्ति थे, जो भारत के संविधान का बहुत ज्यादा इन्होंने अध्ययन किया, भारत के संविधान की इन्होंने विशेषताओं को और का बड़ा आलोचनात्मक वर्णन किया, लॉर्ड मॉर्ले करके थे। इनके द्वारा कहा गया कि यह एक समानता में प्रमुख व्यक्ति है। आपको हम ये बता दें कि इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मंत्रिपरिषद है, पर मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों को नियुक्त किया जा रहा है वो भी आर्टिकल 75 के तहत ही किया जा रहा है, और प्रधानमंत्री को जो नियुक्त किया जा रहा है वो भी 75 के तहत किया जा रहा है। मतलब दोनों की नियुक्ति एक ही आर्टिकल के तहत हो रही है। परंतु प्रायोरिटी किसे रखी है? प्राइम मिनिस्टर को। अभी हमने आपको बताया कि अगर मंत्री का पद अगर समाप्त होता है, मंत्री को अगर बर्खास्त किया जाता है, त्यागपत्र देता है, तो केवल मंत्री का पद समाप्त होता है, वो स्थान रिक्त होता है। परंतु जब प्राइम मिनिस्टर का पद समाप्त होता है तो उस समय पूरा खालीपन आता है। तो मतलब इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बड़ा महत्व लिए हुए। इस वजह से इसके लिए उनके द्वारा जो शब्द कहा गया है, समानता में प्रथम। क्या कहा गया? समानता में प्रथम। और इसके अलावा एक और थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनके द्वारा आप अगर पढ़े हैं तो आप बताइएगा, जिन्होंने कहा था कि तारामंडल में चांद के समान। शब्द उन्होंने कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री उस प्रकार का है जिस प्रकार का तारामंडल में एक चांद होता है, क्योंकि चांद का आकार तारामंडल में हमें बड़ा दिखाई देता है, मतलब अधिक प्रभावशील दिखाई देता है, वैसा भारत का प्रधानमंत्री है। आपको एक और दिलचस्प बात बता दें कि भारत ने संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया है, और ब्रिटेन से लेने के बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर में एक समानता है कई, तो एक असमानता है। एक असमानता यह है कि भारत का प्राइम मिनिस्टर किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है और किसी भी सदन से प्राइम मिनिस्टर पद के लिए वो आ सकता है, परंतु ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में निम्न सदन से ही क्या आना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर आना चाहिए, मतलब उसे निम्न सदन का सदस्य होना ही आवश्यक है। ये बात अगर आपको क्लियर हुई होगी तो आप लगातार लेक्चरों को देखते रहिए। लगातार मैं लेक्चरों को कोशिश करूंगा डालने की, ताकि आप सिंपल सी भाषा में लेक्चर को समझते हुए सब्जेक्ट को खत्म करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।